बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। हैव अ लुक एट दीज सेंटेंसेस बिफोर वी स्टार्ट। इन सेंटेंसेस को आप ध्यान से देखिए। ऐसे कुछ सेंटेंसेस हैं और इनके अलावा और हैं। राइट, सिर्फ सेंटेंसेस नहीं हैं, एक्सप्रेशंस हैं, फीलिंग्स हैं। लॉजिक ऑफ इंग्लिश आपको इस सेशन को देख के समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ी समस्या क्या है? डिस्पाइट नोइंग ऑल द ग्रामेटिकल रूल्स, we can't speak English fluently because we try to translate Hindi sentences into English in the same word order। उसी वर्ड ऑर्डर में ट्रांसलेशन हम करते हैं, जबकि हमको करना क्या है? इन सेंटेंसेस को पहले आपको हिंदी को समझना पड़ेगा ठीक से। रूटीन में है, चलन में है ये सेंटेंसेस, तो इनकरेक्ट हिंदी सेंटेंसेस हम बोलते हैं और फीलिंग पहुंच रही होती है, लेकिन जब हम उनका लिटरल ट्रांसलेशन कर देते हैं तो फिर मीनिंग बदल जाते हैं या फिर मीनिंगलेस सेंटेंस बन के निकल के आते हैं या बनता ही नहीं है सेंटेंस। राइट, तो इस सेशन को आप देखिए, ट्रांसलेशन करने की आदत छोड़ने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी और लॉजिक ऑफ इंग्लिश आपको समझ में आएगा। सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूं। द सेशन इज नॉट गोना बी वेरी लॉन्ग, इट विल हार्डली बी 15 मिनट्स आई बिलीव। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस सेशन टू द एंड। पूरा सेशन देखिएगा, लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा। देखिए होता क्या है, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि ट्रांसलेशन का गेम नहीं खेलना है। ये फीलिंग है, पत्नी के सामने मेरी जुबान बंद हो जाती है। राइट, एक बात को कई तरीके से कहा जा सकता है, लेकिन तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक आप जुबान बंद हो जाने की ट्रांसलेशन ढूंढेंगे। आप फीलिंग समझ लीजिए कि मैं पत्नी के सामने बोल नहीं पाता हूं, नर्वस हो जाता हूं, शब्द नहीं होते हैं, आंसर नहीं दे पाता हूं। तो राइट, हिम्मत नहीं होती है। अब फील को समझिए कि डरता हूं बोलने से। गेटिंग माय पॉइंट? अब देखिए इस चीज को कितने तरीके से कहा जा सकता है। सबसे बेस्ट तरीका तो ये बिल्कुल नेचुरली आप कह सकते हैं, आई गेट टंग टाइड इन फ्रंट ऑफ माई वाइफ। आई गेट टंग टाइड। टंग टाइड जो है अपने आप में ही एक फ्रेज है कुल मिला करके कि जब आप नर्वस हो जाते हैं तो यू गेट टंग टाइड, यू डोंट हैव द करेज टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ योर वाइफ। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, सो आई डोंट हैव द करेज टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ माई वाइफ। इस तरीके से आपने घुमा के कह दिया, हिम्मत नहीं होती है बोलने की, सो आई डोंट हैव द करेज टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ माई वाइफ। आप ऐसे कह सकते हैं, आई कांट स्पीक इन फ्रंट ऑफ माई वाइफ। लिटरली शब्दों का मिलान स्टार्टिंग में नहीं करना है। जब आप छोटे 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 सेंटेंसेस से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर आप इनको अपने सेंटेंसेस को इनहेंस करते चले जाएंगे और ज्यादा इफेक्टिव करते चले जाएंगे। स्टार्टिंग में लिटरल शब्दों का मिलान करके इंग्लिश नहीं बनानी है। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। पूरा सेशन आप देखिए, लॉजिक आपको समझ में आएगा। हर सेंटेंस को बोलने के तीन चार तरीके देखेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर साथ के साथ डिस्कस करेंगे, ग्रामर भी समझते हैं जहां लिटरल ग्रामर यूज होती है वहां पे। ऑलराइट, सो उसकी बातों में मत आना। मान के चलिए कोई बंदा है, हम उसको कहना चाहते हैं भाई उसकी बातों में मत आना। सिंपल तरीके से आप कह दीजिए, डोंट ट्रस्ट हिम। डोंट ट्रस्ट हिम, उसकी बातों में मत आना। डोंट बिलीव हिम, उसकी बातों में मत आना। राइट, आप ऐसे कह दीजिए, डोंट टेक हिम एट हिज वर्ड्स। डोंट टेक हिम एट हिज वर्ड्स। ये अपने आप में एक थोड़ा सा इडियोमेटिक तरीका हो गया, नेटिव इंग्लिश में ज्यादा कॉमन है बोलना। डोंट टेक हिम एट हिज वर्ड्स, यानी जो बातें वो कर रहा है उसकी बातों में मत आना। अब लिटरल बातों में मत आना का ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो जो भी सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, सबसे पहले टेक अ पाउज, उसकी फीलिंग को समझिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। आप लॉजिक समझिएगा। जब आप फीलिंग समझ लेंगे ना, तो आप मुझसे पहले उस बात को किसी ना किसी तरीके से घुमा के बोल पाएंगे। राइट, डोंट गेट बोर्ड। बोर मत होइएगा, थोड़ा तो स्ट्रेस लेना पड़ेगा। जब कुछ नया सीखेंगे तो स्ट्रेस लेना पड़ेगा। सो इजी के पीछे मत भागिए, स्किप करके नहीं जाना है पूरा। देखिए सेशन ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। ऑलराइट, तो क्या तुम्हारा कभी दिल्ली जाना होता है? अब देखिए हम अक्सर क्या पूछ रहे हैं, इस सेंटेंस के पीछे फील क्या है कि बंदा रेगुलरली दिल्ली में उसका कोई आना जाना नहीं है। राइट, क्या तुम्हारा कभी आना जाना होता है? मैं ओकेजनली पूछ रहा हूं। राइट, ट्रांसलेशन के हिसाब से भी बोला जा सकता है, मैसेज पहुंच रहा है तो समझ लीजिए ठीक है। फिर ये एनहेंसमेंट की बात है, कितने अच्छे तरीके से इस बात को कहा जा सकता है। डू यू एवर हैपन टू विजिट दिल्ली? डू यू एवर हैपन टू विजिट दिल्ली? देखिए एवर हैपन का मतलब ही होता है क्या ऐसा होता है कभी। जैसे कि क्या तुम्हारा कभी घुमा फिरा के बोलते हैं चलो इस सेंटेंस को, जैसे मैं किसी क्या तुम्हारी कभी रमेश से मुलाकात होती है? राइट, अब अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोल दूं, डू यू एवर मीट रमेश, तो मैं उसकी इंटेंशन पे सवाल उठा रहा हूं, क्या तुम कभी मिलने जाते हो या मिलते हो? राइट, डू यू एवर हैपन टू मीट रमेश? तो इससे मैसेज क्या गया कि आपकी इंटेंशन नहीं होती है मिलने की, लेकिन कभी टकराते हो। राइट, डू यू एवर हैपन टू मीट रमेश? बिकॉज यू बोथ आर वर्किंग इन सेम ऑफिस, आप दोनों एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं। तो डू यू एवर हैपन टू टॉक विद रमेश? कभी तुम्हारी रमेश से बात होती है? राइट, जैसे आप इसी के सेंटेंस पे आप एक चीज बना करके देखिए, एक सेंटेंस बना के देखिए, अगर मेरा कभी दिल्ली आना हुआ तो मैं आपसे जरूर मिलूंगा। अगर मेरा कभी दिल्ली आना हुआ तो मैं आपसे जरूर मिलूंगा। हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश? प्लीज राइट योर सेंटेंसेस कमेंट सेक्शन। और देखिए होता क्या है, इन सेंटेंसेस को और भी कई तरीके से कहा जा सकता है जो हम यहाँ पे नहीं डिस्कस कर पा रहे हैं। राइट, तो अगर आपके माइंड में इन सेंटेंसेस को बोलने का कोई आइडिया आता है, कोई स्ट्रक्चर आता है या कोई इंग्लिश का सेंटेंस आता है,
आपको लगता है इसको ऐसे कहा जा सकता है, देन प्लीज डू राइट योर सेंटेंसेस इन कमेंट सेक्शन। आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई गिव यू ए लाइक, और गलत होंगे तो हम उनको करेक्ट कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे कि फीलिंग कहाँ बदल रही है, गलती कहाँ हो रही है। ओके, मेरे जूते घिस गए, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, मेरे जूते घिस गए हैं। अब घिसने का मतलब तो रब होता है, लिटरल ट्रांसलेशन लगा के फिट नहीं कर सकते यहाँ पर। मेरे जूते घिस गए हैं तो उसके लिए रेडीमेड फ्रेस होता है वेयर आउट या वॉर्न आउट। देखिए यहाँ पर है माई शूज आर वॉर्न आउट, थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं। वेयर आउट मतलब होता है पहन पहन के जो रंग उतर जाना, घिस जाना, कमजोर पड़ जाना। सो माई शूज आर वॉर्न आउट, यानी कि मेरे जूते घिस गए हैं। अगर मैं ये कहूँ मेरे कपड़े बहुत ज्यादा पुराने हो गए हैं, उसमें हम घिसना भी नहीं कह रहे हैं तो ओल्ड वर्ड यूज कर देंगे, माई क्लोथ्स आर ओल्ड, तो मजा नहीं आएगा ना। माई क्लोथ्स आर वॉर्न आउट यानी घिस गए हैं, पुराने हो गए हैं। तो फीलिंग को एग्जैक्टली फीलिंग को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। हालांकि अगले सेंटेंस को आप देखिए, इसकी स्पेलिंग क्या है। मान के चलिए कोई बंदा आपसे फोन पे बात कर रहा है, सामने खड़ा होकर बात कर रहा है, उसका वर्ड नहीं समझ आ रहा आपको, आप उसको पूछना है कि इसकी स्पेलिंग क्या है, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ दिस, तो मजा नहीं आएगा। ग्रामेटिकली ठीक होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सेंटेंस से मैसेज भी वही जा रहा है और इफेक्टिव साउंड कर रहा है। तो ग्रामेटिकली सेंटेंस ज्यादातर गलत होते भी नहीं है, लेकिन इफेक्टिव इंग्लिश बोलने के लिए थोड़ा बहुत इन चीजों को भी, चार सेंटेंस अगर आप ग्रामेटिकली बना बना के भी बोल पा रहे हैं, राइट, एक दो सेंटेंस अगर ऐसा भी यूज कर लेते हैं नेचुरल, तो वो कवर अप कर लेगा, थोड़ा सा आपका जो कॉन्वर्सेशन है, कम्युनिकेशन है, इफेक्टिव साउंड करेगा, राइट। सो इसकी स्पेलिंग क्या है, उसको पूछने का जो जेन्युइन तरीका है, हाउ डू स्पेल इट, हाउ डू यू स्पेल इट, ये एक अपने आप में ही बोलने का तरीका है। किसी को स्पेलिंग पूछनी है किसी चीज की, हाउ डू यू स्पेल इट, या फिर कैन यू स्पेल इट आउट, कैन यू स्पेल इट आउट, क्या स्पेलिंग बता सकते हैं, हाउ डू यू स्पेल इट, ये बिल्कुल नॉर्मल तरीका है। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, जोर से बोलो, जेन्युइनली कहना है कि जोर से बोलो, आपकी आवाज कम आ रही है, तो स्पीक लाउडली अगर हम कह देंगे तो इसका मतलब वो चिल्ला के बोलो। गेटिंग माय पॉइंट, चिल्ला तो थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, आप बोल देंगे तो ग्रामेटिकली गलत नहीं है, लेकिन और ज्यादा इफेक्टिव तरीके से अगर बोलना चाहते हैं तो आप कहिए स्पीक अप, स्पीक अप, यानी कि थोड़ा सा जोर से बोलो। यू आर नॉट ऑडिबल टू मी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास में, या फिर आई एम अनेबल टू हियर यू, आई एम अनेबल टू हियर यू, कुड यू प्लीज स्पीक अप, थोड़ा सा जोर से बोलोगे, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, वो बहुत नखरे करता है। अब मान के चलिए कोई बंदा है बहुत ज्यादा नखरे करता है, अब देखिए नखरे का इंग्लिश होता है टेंट्रम्स, तो आप लिटरल ट्रांसलेशन करके भी बोल सकते हैं, ही थ्रोज ए लॉट ऑफ टेंट्रम्स, ही थ्रोज ए लॉट ऑफ टेंट्रम्स, वो बिल्कुल लिटरल ट्रांसलेशन हो गया। लेकिन अब मान के चलिए कि वो खाने में बहुत ज्यादा नखरे करता है, कपड़े पहनने के मामले में बहुत ज्यादा नखरे करता है, या फिर बच्चा है उसको हम कुछ भी देते हैं खाने के लिए, वो बहुत ज्यादा नखरे करता है। तो देखिए सिंपल, इसका दिल ना दुखाते हुए ही इज वेरी चूजी, इतना तो हुआ कि वो बहुत ज्यादा चूजी है, नखरे करता है। इसके बाद आगे सेंटेंस पे बनाना आना चाहिए, ही इज वेरी चूजी अबाउट ईटिंग, he is very choosy about his clothes, he is very choosy about wearing clothes, right। हमें सेंटेंस में इन चीजों को फिट करना भी आना चाहिए। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, पूरे हाथ पे छाले हो गए, मेरे पूरे हाथ पर छाले हो गए हैं, तो पूरा हाथ को हमको साथ में मेंशन करना पड़ेगा कि पूरे हाथ पे जब छाले हुए हैं। देखिए, आई हैव गॉट ब्लिस्टर्स ऑल ओवर माई आर्म, ऑल ओवर का मतलब ही होता है कि जितना भी सरफेस है पूरा का पूरा कवर्ड है, राइट। ऑल ओवर माई आर्म, जैसे कि उसने पूरे फर्श पे पानी फैला दिया, ये स्पिल्ड वाटर ऑल ओवर द फ्लोर, पूरे ही फर्श पे उसने पानी फैला दिया है। तो ऑल ओवर का मतलब है पूरा का पूरा कवर है। सो आई हैव गॉट ब्लिस्टर्स ऑल ओवर माई आर्म, मेरे पूरे हाथ पे छाले हो गए हैं। व्हाट द पॉइंट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, जाओ डॉक्टर को दिखा लो। अब मान के चलिए हमको किसी को कहना है जाओ डॉक्टर को दिखा लो, ट्रांसलेशन करके देखिए, गो शो इट टू द डॉक्टर, मजा नहीं आएगा, कहने का ही तरीका अलग है। बिल्कुल सिंपल तरीके से बोल के देखिए, यू मस्ट विजिट ए डॉक्टर, यू मस्ट विजिट ए डॉक्टर, यू मस्ट कंसल्ट ए डॉक्टर, गो कंसल्ट ए डॉक्टर, गो विजिट ए डॉक्टर, गो टू ए डॉक्टर, राइट। तो इस तरीके से जिस लहजे में सेंटेंस को बोलना है उसी तरीके से बोल के देखिए। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, आप मुझसे पहले बोल के देखिए, वो सीढ़ियों से गिर गया, वो सीढ़ियों से गिर गया, होता क्या है, फेल, फॉल, फेल, फॉलन है, राइट। शब्द का मीनिंग बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, वोकेबलरी की प्रॉब्लम किसी के साथ भी नहीं, जहां तक मैंने एक्सपीरियंस किया है। फिट करना नहीं आता है सेंटेंस के अंदर, वो सीढ़ियों से गिर गया। देखिए, गिरने की भी कैटेगरी होती है, कई तरीके से कहा जाएगा, जहां से गिर रहा है उसके हिसाब से सेंटेंस बनेगा। टेबल से गिर रहा है तो अलग बात है, मेरे कंधों पे से नीचे गिर गया तो अलग बात है, सीढ़ियों से गिर गया तो अलग है, पहाड़ से गिर गया, तो ये चीजें हमको समझनी है। जैसे कि ही फेल डाउन दी स्टेयर्स, देखिए कोई भी ऐसा सरफेस है जहां पर वो कनेक्टिविटी हमको जतानी है, टेपर है मतलब कि ढलान जैसी अगर जगह से गिर रहा है, राइट, सरफेस से बिल्कुल अचानक से नहीं टूट रहा है, तो कुल मिलाकर के फेल डाउन का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे ही फेल डाउन द हिल,
ही फेल डाउन दी स्टेयर्स। तो जहां पर आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ढलान वाली जगह से अगर गिर रहा है तो फेल डाउन, उसकी जड़ में आके गिर गया, ऊपर से लोअर पोजीशन तक आ गया। सो ही फेल डाउन दी स्टेयर्स, गिरा तो जहां सीढ़ियां हैं वहां तक उसकी जड़ तक आ गया, राइट। अब मान के चलिए मैं ये कहूं कि वो टेबल से गिर गया, तो वहां पर ही फेल डाउन द टेबल अगर आप कहेंगे ना तो मजा नहीं आएगा। आप ही फेल ऑफ द टेबल, क्योंकि वो टेबल का सरफेस जो है बिल्कुल फ्लैट है, राइट, उस सरफेस से बिल्कुल अलग हुआ और नीचे गिर गया। ही फेल ऑफ द टेबल, ओ डबल एफ, ऑफ यानी डिस्कनेक्शन जताता है ये वर्ड, ऑफ का मतलब ये डिस्कनेक्शन। ही फेल ऑफ द टेबल, वो टेबल से गिर गया। अब मान के चलिए बच्चा मेरे कंधों पे बैठा था, मेरे कंधों पे से बेड पे गिर गया, राइट। हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश? बच्चा मेरे कंधों पे से अगर बेड पे गिरा है तो फेल ऑफ कहेंगे। इन मीनिंग भी पता है, बेड भी आपको पता है, फेल का मतलब भी है गिरना है, शोल्डर मतलब कंधे भी हैं, बच्चा मतलब चाइल्ड है। वोकेबलरी की कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। अब सेंटेंस बनाइए, इसको फिट करिए सेंटेंस के अंदर, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि बच्चा मेरे कंधों पे से बेड पर गिर गया। हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश? प्लीज डोंट बी लेजी एट राइटिंग, पार्टिसिपेट करिए, थोड़ा थोड़ा लिख दिया करें, थोड़ा मेरा भी ना ग्रो होता है जब आप कमेंट लिखते हैं तो, राइट। सो मैं दिख रहा हूँ क्या? अब मान के चलिए दिख रहा हूँ, कई हर कंडीशन में कहा जाएगा। मैं ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ मैं दिख रहा हूँ क्या? अगर मैं रोड पे खड़ा हूँ मैं दिख रहा हूँ क्या? तो सिचुएशन के हिसाब से यूज होगा वर्ड। देखिए ऑनलाइन अगर हम क्लास दे रहे हैं, से लिटरल शब्दों का ट्रांसलेशन नहीं करना है। देखिए मान के चलिए अभी ऑनलाइन मीटिंग वगैरह हो रही है, तो वहां पर मैं कहूँ एम आई विजिबल टू यू तो चलेगा। विजिबल मतलब ही होता है कोई भी चीज दिख रही है, राइट। जैसे कि मैं ये कहूँ कि मुझे तुम दिख नहीं रहे हो, यू आर नॉट विजिबल टू मी। अब मान के चलिए रोड पे कोई बंदा खड़ा है, रोड पे कोई बंदा खड़ा है और मैं हाथ हिला रहा हूँ भीड़ में से, तो वहां पे मैं कहूँ एम आई विजिबल टू यू तो मजा नहीं आएगा। तो वहां पर मुझे घुमा के कहना पड़ेगा उस फीलिंग को, उस सिचुएशन के हिसाब से रंग भरने के लिए। कैन यू सी मी, कैन यू सी मी, गेटिंग माई पॉइंट? तो एम आई विजिबल टू यू अगर वहां पर कह देंगे तो थोड़ा सा आप समझ रहे हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर इस लेवल का थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप एडवांस लेवल पर पहुंच चुके हैं, बेसिक और इंटरमीडिएट आपका कवर है। अगर इन सेंटेंसेस में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है तो, राइट। और इसमें अगर इस लेवल पे आप हैं तो फिर आपको 15-20 दिन से ज़्यादा लगने भी नहीं चाहिए फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के लिए। तरीका बस बदलना है आपको। हम करते क्या है, अकेले जब प्रैक्टिस करते हैं तो हम एक हिंदी का सेंटेंस सोचते हैं अपने माइंड में और फिर उसकी इंग्लिश बनाते हैं बैठ के। वही नहीं करना है, उसको आदत को छोड़ने के लिए आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। लाइव क्लासेस के दो फायदे होते हैं। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहाँ पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस कर पाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं एक ग्रुप में, तो होता क्या है, लोग अपनी अपनी रियल सिचुएशन में बातें कर रहे होते हैं। रियल सिचुएशन में बातें जब होती हैं ना, तो वहाँ पर हिंदी का ट्रांसलेशन काम नहीं आता। लोग जेन्युइन रियल इंग्लिश लिखते हैं, फिर उसके रिस्पॉन्स में जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं, जो क्लोज फ्रेंड्स वगैरह बन गए, पहले से जानते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं, उसके जवाब में जब लोग रियल बातें लिखते हैं ना, तो हमको पता चलता है कि इस बात को इस सिचुएशन में क्या कहना है और कितने तरीके से कहना है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, कोई बेसिक ट्रांसलेशन करके लिख देता है, कोई दूसरा बंदा उसका नेचुरली जवाब दे देता है, कोई इडियम फ्रेजेस वगैरह यूज कर लेता है। तो ग्रुप में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ब्रॉड इंग्लिश पता चलेगी कि एक सिचुएशन में क्या कहा जाना है, इस एग्जैक्ट फीलिंग को कैसे एक्सप्रेस करना है, राइट। और ऐसा नहीं सिर्फ चैटिंग करते हैं वहाँ पे, जब आप ग्रुप में आएंगे लोग आपको जानने लगते हैं, थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाते हैं, तो आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं। तो आपको पता चलेगा आप कितना फ्लुएंटली बोल पा रहे हैं, कितना अटक रहे हैं, राइट। और जब और ज़्यादा फ्रेंड्स बन जाते हैं तो मतलब सारी एक नॉर्मल ग्रुप होता है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, गूगल मीट है, जूम है। जब 4-5 लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो लोग क्या करते हैं, अपना गूगल मीट जूम स्टार्ट करते हैं, किसी भी टाइम पे किसी भी मुद्दे पे ग्रुप में बैठ के बात करने शुरू कर देते हैं। तो टाइम भी पास होता रहता है, इंग्लिश की प्रैक्टिस भी होती रहती है, एक दूसरे से डिस्कशन होते रहते हैं। और शाम को लाइव क्लासेस होती हैं, जो थोड़े बहुत डाउट रह जाते हैं, और 2 घंटे की क्लासेस होती हैं शाम को, तो वहाँ पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस एनीथिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश के ग्रामेटिकल रूल्स हैं, लोग अपने अपने डाउट्स पूछते हैं कि इसको कैसे बनाया जाएगा, या ग्रुप में मैंने ये सेंटेंस दिन में देखा था, इसका ग्रामर समझ में नहीं आया, ये सही है या गलत है। तो उस डिस्कशन में जब आप बैठेंगे, 150-200 नए नए सेंटेंसेस सुनेंगे, उन ग्रामेटिकल रूल्स को, कंसेप्ट को बार बार सुनेंगे, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फास्ट, फ्लुएंटली एंड नेचुरली द वे यू वांट टू स्पीक, राइट। फीस की बिल्कुल चिंता मत करिएगा, बहुत ही छोटा सा अमाउंट है। लाइव क्लासेस में आप आइए, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, लॉजिक ऑफ इंग्लिश बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 15 दिन से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए मेरे हिसाब से तो, अगर आप ग्रुप में आके ग्रुप को सीरियसली लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो, राइट। ट्रांसलेशन सीखने का अब टाइम चला गया, आपको ग्रामर ऑलरेडी आती है।
राइट, आदत में डालना चाहते हैं, इफ यू वांट टू गेट इनटू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश फास्ट एंड कंटिन्यूअसली, यू शुड प्रैक्टिस इन लाइव सिचुएशन, राइट। सो बीच में मत बोलो, अब मान के चलिए बीच में मत बोलो, मैं बोल रहा हूँ, मैं कहूँ कि यार बीच में मत बोलो, पहले मुझे समझा लेने दो, राइट। सो डोंट स्पीक इन बिटवीन। अब यहाँ पर बिटवीन तो मिडल भी होता है, हाँ, डोंट स्पीक इन मिडल कह देंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो शब्द का चयन सिचुएशन के हिसाब से करना पड़ेगा। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे सब कुछ चलेगा, ये एक सेंटेंस है। कई बार ऐसा होता है कि मान के चलिए मैं किसी दोस्त से मिला, उसके घर चला गया, वो कह रहा है चाय लोगे, कॉफ़ी लोगे, तो हम कहते हैं ना, अरे यार कुछ भी चल जाएगा। अब कुछ भी चल जाएगा तो एनीथिंग विल गो, ट्रांसलेशन नहीं बनेगी ना, फीलिंग पता होनी चाहिए, कुछ भी चल जाएगा, बिल्कुल सिंपल, एनीथिंग विल डू, एनीथिंग विल डू। डू, ये विल डू जो है ना, ये अपने आप में ही सिचुएशन बताने के लिए है कि इससे काम चल जाएगा। मान के चलिए कि मैं आपसे कहूँ कि भैया मेरे को 1000 रुपये दे दो, हाँ, अब आपके पास 1000 नहीं है, आपको कह रहा है 500 से काम चल जाएगा, तो आप पूछ सकते हैं विल 500 डू, विल 500 डू, इसका मतलब ये हुआ कि 500 रुपये से काम चल जाएगा, राइट। तो ये चीज़ें कैसे पता चलेंगी, लिटरल ट्रांसलेशन से समझ नहीं आएगा, सिचुएशनल इंग्लिश को सीखना पड़ेगा। और सिचुएशनल इंग्लिश कैसे समझ आएगी, जब आप रियल सिचुएशन में बोलेंगे, सुनेंगे, हिंदी के इन सेंटेंसेस से बिल्कुल दोस्ती तोड़नी है, फीलिंग समझनी है, फीलिंग को समझिए, उसको इंग्लिश में बोलिए, राइट। सर बचा के, अब देखिए ये एक सेंटेंस है, सर बचा के, अब हिंदी में 2 शब्दों से समझ आ गया होगा। मान के चलिए हम खेल रहे हैं या कोई काम काज में लगे, हमको कहना अरे यार सर बचाओ अपना, हाँ, तो कॉशियस, किसी को हम बता रहे हैं कि बी केयरफुल, तो उसके लिए वॉच आउट का इस्तेमाल कर दिया जाता है, वॉच आउट योर हेड, यानी कि इसको ध्यान से देखो, इसका ध्यान रखो। अब देखो ट्रांसलेशन नहीं बन पाएगा, गेटिंग माय पॉइंट। वॉच आउट इतना सा अपने आप में एक फ्रेज है, जब भी हम किसी का अटेंशन उधर ले जाना चाहते हैं तो वॉच आउट, और जिस चीज का ध्यान रखने को कह रहे हैं उसको देखो, वॉच आउट योर शर्ट। मान के चलिए कोई किसी के ऊपर कोई कॉफी वगैरह पी रहा है और थोड़ी बूंदे गिर रही है, तो वॉच आउट योर शर्ट, वॉच आउट योर हेड, यानी कि इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दो, बी केयरफुल अबाउट इट, व्हाट द पॉइंट। सो इस सेशन के बारे में प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा आप मुझे कि इससे थोड़ा बहुत आपको लॉजिक ऑफ इंग्लिश समझ में आया या नहीं आया, और प्रैक्टिस करते रहें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, टिल देन बाय।